नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन अब इस युद्ध ने नाटो को परेशान करना शुरू कर दिया है। रूसी सीमा से पश्चिम की ओर मौजूद देश लगातार हवाई सीमा का उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। पहले स्वीडन ने रूसी ड्रोन की एंट्री का आरोप लगाया, वहीं रोमानिया ने हाल ही में आरोप लगाया कि रूस ने कुछ ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसाए हैं। अब एस्टोनिया ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप रूस पर लगाया है। खास बात यह है कि इस बार ड्रोन नहीं बल्कि रूस पर फाइटर जेट फेंकने का आरोप लगाया गया है। एस्टोनिया का कहना है कि 12 मिनट तक रूसी विमान उसकी सीमा में थे। नाटो गुस्से में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर चिंता जताई है। रूस को लेकर ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग भी सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि रूस की हर हरकत पसंद नहीं है। इसके बाद एस्टोनिया ने नाटो के आर्टिकल 4 के तहत तुरंत आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इस आर्टिकल के तहत अगर किसी सदस्य देश की सुरक्षा या क्षेत्रीय अखंडता खतरे में हो तो नाटो बैठक कर सकता है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रूस नाटो तनाव से जुड़ी अहम जानकारी है। एस्टोनिया का दावा है रूसी जेट ने घुसपैठ की है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूसी जेट ने घुसपैठ की है, ये एस्टोनिया का दावा है। रूस की हर हरकत पसंद नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। नाटो के एयर स्पेस में घुसे रूसी फाइटर जेट हर उकसावे का डटकर जवाब देंगे, ये ईयू की तरफ से कहा जा रहा है। तो अब देखिए, एक तरफ ईयू है, दूसरी तरफ ट्रंप और एक तरफ रशिया, जो लगातार अपनी, आप समझिए, एक तरह से जो भी घटना है उसे वो अंजाम दे रहा है। और रूस नाटो तनाव के बीच ये अहम जानकारी है, जहां एस्टोनिया का दावा है कि रूसी जेट ने घुसपैठ की है। नाटो के एयर स्पेस में घुसे रूसी फाइटर जेट, आपको बता दें, और रूस की हर हरकत पसंद नहीं है, ये बात ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब किस हरकत का जिक्र कर रहे हैं ये तो देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और इशारा कर रही हैं। तो देखिए, क्या दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि विश्व युद्ध में बदल सकती है यूक्रेन जंग। आपको बता दें, यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन पर फिर भड़के हैं ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि रूस की हर हरकत पसंद नहीं है। रूस को लेकर ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। ब्रिटेन दौरे पर गए ट्रंप की ओर से रूस को बड़ी वार्निंग दी गई है। ट्रंप ने कहा, तेल की कीमतें गिरने से जंग रुकेगी। यूक्रेन में लड़ाई को रोकने के लिए तेल की कीमतें गिरानी होगी। ग्लोबल तेल की कीमतें कम करने में पुतिन को फिर बड़ा झटका लग सकता है। यूक्रेन का हमला विश्व युद्ध 3 में बदल सकता है। आपको बता दें, पुतिन पर नाटो के देशों में भी भारी गुस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर आप अभी इस परिस्थिति को समझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी परिस्थिति जो है वो रूस के विपरीत जा रही है। एक तरफ नाटो जो है वो लगातार एक दूसरे के साथ नाटो के देश नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जो ट्रंप है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुतिन की हर बात उनको पसंद नहीं आ रही है, और एक ईयू भी है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर रूस की तरफ कई सारी आंखें हैं। और क्या ये तृतीय विश्व युद्ध में तमाम स्थितियां बदलेंगी, और अगर ऐसा होता है तो कौन सा देश किस तरफ जाएगा, ये देखना भी अहम है। लेकिन बात अगर रूस और यूक्रेन जंग की करें तो लगातार ये जंग चल रही है। लेकिन इन सब के बीच मुलाकात जरूर ट्रंप की कुछ दिन पहले पुतिन से हुई थी, ज़ेलेंस्की से हुई थी, लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो एक बैठक है पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच वो हो नहीं पाई, और कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो हुई नहीं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो वार्निंग दी गई है रूस को वो कितनी ज़्यादा अहम है। क्योंकि आप देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करें तो वो कुछ भी कहते हैं। और हमारे साथ टीपी त्यागी सर जुड़ गए हैं और मनन त्यागी सर भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी सर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी स्थिति है, जिस तरह से ट्रंप लगातार बार बार, वैसे भी वो पुतिन को पसंद नहीं करते, हालांकि कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई थी पुतिन से और उसके बाद ज़ेलेंस्की से, तो ऐसा लगा था कि शायद इस युद्ध का कुछ जो है परिणाम निकल सकता है, हो सकता है कि कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब तो सीधा सीधा जो ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि रूस की कुछ हरकतें पसंद नहीं है। वो कुछ हरकतें क्या है टीपी त्यागी सर? दरअसल में जब इनकी अलास्का में बातचीत हुई थी तो उस समय रशिया ने पेशेंस दिखाते हुए बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर फ्लेक्सिबल रुख अपनाया था। तब जेलेंस्की नहीं माने, अब जेलेंस्की चाहते हैं, रशिया नहीं मानता। प्रॉब्लम यह है कि रशिया कहता है कि शांति वार्ता और शांति की शर्तें पहले, युद्ध विराम बाद में, और जेलेंस्की कहते हैं कि युद्ध विराम पहले, उसके बाद शांति की बात। तो ये तो आपस में एक दूसरे के साथ मानेंगे नहीं। जहां तक ट्रंप का सवाल है, उनके स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी एवरी डे कम होती जा रही है। उन्होंने सैंक्शंस लगाए
क्या रशिया रुक गया? अब वो कह रहे हैं कि रशिया के तेल की कीमत गिरेगी तो युद्ध खत्म होगा। पहली बात तो तेल की कीमत गिरेगी कैसे जब वो खरीदना बंद नहीं कर रहे तेल, चाइना तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, हिंदुस्तान तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, तो तेल की कीमत गिरेगी कैसे? और मान लीजिए कि अगर तेल की कीमत गिर भी गई तो क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या रशिया इस बात के लिए मान जाएगा कि हाँ साहब आप यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लो? क्या रशिया इस बात के लिए मान जाएगा कि मैंने जो पिछले करीब 4 साल के युद्ध में जमीन अफ्ताई है मैं उसे वापस कर दूंगा? क्या यूक्रेन मान जाएगा उसे वापस देने के लिए? तो ये ऐसे नैरेटिव है जिनका एनालिसिस भी बेकार है कि साहब अगर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी तो युद्ध खत्म हो जाएगा। युद्ध खत्म होगा युद्ध के परिणाम से, युद्ध खत्म होगा जेलेंस्की के मर्डर से या जेलेंस्की के सरेंडर से। ये कॉमन सेंस ये कहती है। इसके अलावा जो बाकी और चीजें हैं वो एनालिसिस का पार्ट है जी। जो कंक्लूजन है वो ये है। अब दूसरी बात, रशिया, अब एक दूसरी बात है कि रशिया में है कितने लोग? 15 करोड़। और घबरा कौन रहे हैं? घबरा रहे हैं 65 करोड़ का नेटो। 65 करोड़ लोग हैं ये, और ये घबरा रहे हैं रशिया से और मदद मांगने जा रहे हैं किसके पास? अमेरिका के पास, जो है 35 करोड़। अब 35 करोड़ से मदद मांग रहे हैं अगेंस्ट 15 करोड़ रशिया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो नेटो है वो डरपोक है, कमजोर है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने, रशिया ने पहले ड्रोन भेजे, फिर दोबारा भेजे, फिर पोलैंड ही नहीं, उन्होंने रोमानिया में भी भेजे, अब एस्टोनिया में भी भेजे। एस्टोनिया में उन्होंने बाकायदा एक एयरक्राफ्ट भेज दिया। यानी उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो ये बूंदाबांदी हो रही है, मूसलाधार बारिश अभी बाकी है और इसलिए तो डरे हुए हैं। कल को अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं, पहली बात तो इनका इकट्ठा होना मुश्किल है, पर अगर हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे? तो फिर ये जो भी करेंगे, चूंकि इनकी टोटल ट्रूथ की संख्या रूस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, लिहाजा इट विल लीड टू ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, अब देखिए आश्चर्य की बात ये है। ठीक है सर, इस थर्ड वर्ल्ड वॉर पर अभी आके आपसे इसी पर चर्चा और आगे भी करूंगी। हमारे साथ मनन द्विवेदी सर भी जुड़े हुए, एक रिएक्शन उनका भी ले लूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन सर देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो ये परिस्थितियां, जो टीपी त्यागी सर कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है कि ये जो पूरा नेटो है वो एकजुट हो जाए, कितना संभव है कि पूरा नेटो देश एक हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो देखा जाए तो यूक्रेन को तो सपोर्ट फिर 3 तरफ से मिल रहा है। एक ये पूरा नेटो देश जो है EU, और दूसरी तरफ जो अमेरिका जो लगातार फटकार भी लगा रहा है बार बार। हालांकि उसके फटकार से रशिया और पुतिन कितना डरेंगे ये तो दुनिया जानती है, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो है वो क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ट्रंप की तरफ से, और कितना परेशान रशिया को होना चाहिए अभी? देखिए, मैं यहाँ पर जो हमारे कमेंटेटर कर्नल साहब हैं उनकी बातचीत से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर शुरू में ही रशिया को फरवरी 2022 में ही रोकना चाहिए था, नेटो को और अमेरिका को। और उस समय हम लोग जो लिख पढ़ रहे थे, आर्टिकल्स, अपने शोध पत्र लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, तो हमने ये कहा कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला का नेटो के लिए होना बहुत जरूरी है। और एक तरीके से नेटो, जब रशियन वॉरप्लेन्स एस्टोनिया, रोमानिया और पोलैंड के ऊपर गए, खासकर जब पोलैंड के ऊपर गए, तो एस्टोनिया में तो ये हुआ कि F-35 ने MiG-31, 3 MiG-31 गए, उनको रोका। और पोलैंड के ऊपर एक तरीके से 18 से 20 ड्रोन हमले हुए, और रशिया की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया कि ये फॉग ऑफ वॉर के कारण, किसी टेक्निकल डिफेक्ट के कारण पोलैंड के ऊपर गलती से ड्रोन अटैक हो गया। पर ये बात पक्की है, 1, 2, 3, 4 ड्रोन अटैक तो हो सकते हैं गलती से, मिस कैलकुलेशन से, पर वॉर स्ट्रेटेजी रशिया की इतनी कमजोर नहीं है। जो वहां की लैंग्वेज में कहलाती है वॉजना, और जो स्ट्रगल जो के लिए जो वर्ड रशिया में यूज होता है वो है बॉर्बा। तो मुझे लगता है कि नेटो ने तुरंत ही अपना आर्टिकल 4
इन्वोक कर लिया था। आर्टिकल 4 में यह है कि किसी नेटो मेंबर किसी एक राष्ट्र के ऊपर अगर घात करता है एनिमी, सर यहीं से आप बात पूरी करिएगा आपने। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रूस के खिलाफ नाटो की बड़ी तैयारी है। पोलैंड को जेवलिन मिसाइल देगा अमेरिका। पोलैंड को मिसाइल और लॉन्चर भी देगा अमेरिका। यह अहम जानकारी है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पोलैंड को मिसाइल और लॉन्चर भी देगा अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है। रूस के खिलाफ नाटो की यह बड़ी तैयारी। पोलैंड को जेवलिन मिसाइल भेजेगा अमेरिका और मिसाइल और लॉन्चर भी देने वाला है। तो मनन सर, आप अपनी बात पूरी करें। और देखिए, नाटो की बड़ी तैयारी है रूस के खिलाफ, जो लॉन्चर से लेकर मिसाइल तक अब अमेरिका जो है वो पोलैंड में भेजने वाला है। बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी करने के लिए यही बोलूंगा जी सर, कि जब फरवरी 2022 में युद्ध का आरंभ हुआ तो उसको व्लादिमीर पुतिन ने उसका नाम दिया स्पेशल ऑपरेशंस। उसको वॉर का कभी भी टाइटल नहीं दिया गया, नाम नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, कीव मारियोपोल पे जब 2022-23 में ताबड़तोड़ और बड़े भयानक बड़े हमले हो रहे थे, तो उनका जो स्ट्रेटेजिक एम था व्लादिमीर पुतिन का और रशियन आर्मी का, वो था कि कीव या मारियोपोल को पूरी तरीके से बर्बाद करके उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए। और जब कीव यूक्रेन की राजधानी पे कंट्रोल हो जाएगा तो जेलेंस्की या तो मारे जाएंगे या जेलेंस्की पकड़े जाएंगे। और क्रीमिया के बाद जो 2016 में जो बातचीत हुई, क्रीमिया के ऊपर भी 2014 में हेजेमोनाइज करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया। तो प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में मैं आगे ये कहूंगा कि नेटो और अमेरिका की जो भूमिका रही है वो इतनी खुले दिल वाली और साफ दिल वाली इस यूक्रेन रशिया वॉर में नहीं रही है। जैसा कि मैं अपनी बात पहले कह रहा था कि जब हम 2022-21 में लिखा करते थे, पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे अधिकारियों को, तो हम ये कह रहे थे कि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला, मतलब अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड, इसको इंग्लिश में कहेंगे, अमेरिका की तरफ से बूट्स ऑन ग्राउंड होने चाहिए और नेटो की तरफ से भी नेटो को अपनी सैन्य शक्ति रशिया को रोकने में लगा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़े से 20-25 वर्ष के इतिहास को देखें तो सन 2006, सन 2016, इनफैक्ट 2004 में ही सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यूक्रेन में यूरो मैदान के प्रोटेस्ट हुए, जिसको वहां पर यूक्रेन ऑरेंज रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और उस समय कीव में प्रो रशिया सरकार हुआ करती थी। उनके प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था 2004 में और 2008 में कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन कर लें। और बेलिनियस रोमानिया में ये ट्रेड पैक्ट साइन करने के लिए वो गए भी, पर क्योंकि रशिया की तरफ से एंटी नेशनल प्रेशर था, तो एंटी नेशनल और एक्सटर्नल प्रेशर के आगे घुटने टेकते हुए यानुकोविच ने ये ट्रेड ट्रीटी और ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन नहीं की। इसी के कारण यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुए, ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ और कई सौ यूक्रेनी पुलिसकर्मी मारे गए और हजारों की संख्या में वहां पर प्रोटेस्टर्स मारे गए। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रशिया का जो वॉर है वो 2 फरवरी 2022 से ही यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं आरंभ हुआ, पर पिछले 15, 20, 25 वर्षों से एक लंबी प्रक्रिया थी और शायद एक जिसको कहते हैं हम कि एक नतीजे के रूप में आया है, इस युद्ध के रूप में। सर, आप हमारे साथ रहिए। टीपी त्यागी सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये बता रही है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? और देखिए सर, युद्ध कोई भी हो, हर देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर तो पड़ेगा। अगर बात भारत की करें तो भारत किस तरीके से इस पूरे युद्ध को देखता है? और सर, ये जो तेल वाली बात आप कह रहे थे, क्या तेल रोकना इतना आसान है अमेरिका के लिए, जो बात ट्रंप की तरफ से कही जा रही है कि तेल को रोक देना चाहिए? सर, इन दोनों सवालों का जवाब। जी, पहले तो तेल वाला सवाल। जी, अगर तेल रोक देना, तेल की खरीद रशिया से रोक देना इतना सरल होता तो जो यूरोपियन कंट्रीज आज की तारीख में भी तेल ले रहे हैं और गैस ले रहे हैं रशिया से, उनको वो क्यों नहीं रोक पाए? चाइना को क्यों नहीं रोक पाए, जो हिंदुस्तान से भी ज्यादा लेता है, और हिंदुस्तान को क्यों नहीं रोक पाए? लिहाजा तेल, अच्छा, और वो कह रहे हैं कि जो खरीदते रहेंगे तेल उन पे हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। लगा दी टैरिफ, उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि खुद
उन्हीं की कंट्री के अंदर उनका विरोध होना शुरू हो गया। यानी कि तेल रोकना इतना सरल नहीं है। अब बात बची थर्ड वर्ल्ड वॉर की। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र खुद ट्रंप ने ही किया है ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन। असलियत में जो तीनों सुपर पावर हैं वो पहले से तैयारी कर चुके हैं या भयंकर रूप से तैयारी कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। हो या ना हो ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं तैयारों का थोड़ा थोड़ा जायजा आपको देता हूँ। अमेरिका ने क्या कहा कि मैं अफगानिस्तान में जो बरगाम एयरबेस है उसको दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। आवश्यकता हुई तो मैं उसके लिए फौज भी भेजूंगा। कारण ये है कि वहां से चाइना की जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है वो केवल 100 किलोमीटर है, यानी कि विद इन रीच है। इसलिए अमेरिका की तैयारी तो ये सामने आ गई। जो रशिया है, रशिया की तैयारी ये सामने आ गई कि रशिया ने पहले तो इंटरवीन करना शुरू कर दिया वेनेजुला में। यानी कि वहां पे जहां चाइना अमेरिका वेनेजुला के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, तो वेनेजुला की तरफ से रशिया ने अपना इंटरवेंशन वहां शुरू कर दिया और शायद 1-2 वारशिप भी वहां पर भेजे हुए हैं कन्फ्रंट करने के लिए। इतना ही नहीं, रशिया ने, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने, तीनों ने मिलके इंडो पैसिफिक में अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए या लड़ने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि नॉर्थ कोरिया को मदद दी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया कि वो एक न्यूक्लियर सबमरीन बना सके। 5000 मेट्रिक टन के 2 डिस्ट्रॉयर दिए नॉर्थ कोरिया को, और चाइना तो साथ में है ही है। तो चाइना ने भी तैयारी कर ली, रशिया ने भी तैयारी कर ली और अमेरिका ने भी तैयारी कर ली। यानी कि ये तीनों देश थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। और इसके टॉप में और इसके ऊपर जो रशिया ने अपना, अभी तक रशिया ने असलियत में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अंतर्गत संयम और धैर्य का परिचय दिया है। उसने अपने लीथल हथियारों को दिखाया तो है पर इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, उसने अपनी जी मतलब सर कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ रशिया के पास भी है जो कि दिखाना बाकी है। इतने लंबे समय से तो वो बस युद्ध में चल रहा है, मतलब कि आराम से, लेकिन अगर बारी आएगी तो वो अपने हथियारों को भी दिखाएगा। अच्छा मनन सर, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, जो कि टीपी त्यागी सर कह रहे हैं कि तैयारी हो रही है, मतलब हर जो बड़ा देश है, चाहे वो चाइना है, रशिया है या फिर अमेरिका है, इन्होंने तैयारी कर ली है। अगर इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो भी सबसे मजबूत पक्ष जो है वो क्या नजर आता है तमाम देशों की तरफ से? और सबसे बड़ी बात सर कि रशिया का टेक क्या होने वाला है, क्योंकि अब रशिया ने भी तो कैलकुलेटिव समझ ही लिया होगा कि भाई अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं, ईयू अगर ये बात कह रहा है तो ईयू की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, और अगर पूरा नाटो एकजुट हो जाए तो फिर हम किस तरह से एक्शन ले सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सीपरी एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिसर्च करके स्टॉकहोम में बहुत बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की पढ़ाई और शोध वहां पर होता है। उन लोगों ने आंकड़ा दिया है। उनके आंकड़ा अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि 29% का ट्रेड का जो ऑयल है पूरा यूरोपियन यूनियन का, वो जाया करता था रशिया से, और अब मिड 2025 में ये स्थिति है कि मात्र 2% वो जाता है। तो जिससे लगता है कि और उसके अलावा बैंकिंग सैंक्शंस भी यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत होते ही रशिया के ऊपर लगा दिए थे। तो रशिया के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि रशिया के पास बहुत कुछ है, पर रशिया की इकोनॉमी भी डोलड्रम्स में जा सकती है, और अभी भी रशिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो इतने हेल्दी स्टेट में नहीं है, क्योंकि सब तरफ से उसको आइसोलेट किया गया है इकोनॉमिकली, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में। इसके अलावा जो आप मुझसे कह रहे थे तीसरे विश्व युद्ध की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्र इतना ज्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल या इतना ज्यादा ब्रेवाडो के बहाव में आकर, इतने ज्यादा अटैक के बहाव में आकर, सेंटिमेंट्स के बहाव में आकर युद्ध कर लेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ये शुरू से ब्लेम रहा है। जैसे अगर हम इंडो पैसिफिक को देखें
तो साउथ कोरिया और जापान ने भी ये बात कई बार दोहराई है। शिंजो एबे जब पहले थे वो भी कहते थे कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है चीन के अगेंस्ट, वो हम लोगों को क्यों मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। और यही स्थिति यहाँ पर नेटो और अमेरिका की देखने को मिल रही है। कभी इटली और जर्मनी लियोपोर्ड टैंक्स भेज देते हैं, कभी पेट्रियट मिसाइल्स भी दे देते हैं, और अब बातचीत चल रही है कि पोलैंड को भी वेपन्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो युद्ध है ये इनडायरेक्ट और कमजोर अपने फैमिली मेंबर्स को आगे करके लड़ने वाला युद्ध अमेरिका और नेटो लड़ रहे हैं। और चाहिए तो ये कि अमेरिका भी अपने बूट्स ऑन ग्राउंड सिर्फ शो के लिए, बस एक पावर थ्रोइंग के लिए दिखाए, अगर वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहता है। पर मैं अपनी बात ये कहकर खत्म करूंगा कि भले ही ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है ये 600 माइल तक करीब करीब फैला हुआ है। खेरसन की बात है तो सदर्न यूक्रेन में खेरसन से लेकर ईस्टर्न जो बेसिस हैं वो है लुहांस्क में, वहां पर ये लड़ाई चल रही है। और अब पोक्रोवस्क और डोरोफिलिया में भीषण युद्ध चल रहा है। तो पर मुझे लगता है कि इस तरीके से ये युद्धाग्नि आगे नहीं फैलनी चाहिए। और जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि जो अलास्का में जो ट्रीटी जो संधि होने वाली थी वो नहीं हुई, क्योंकि जेलेंस्की के और पुतिन साहब के जो कंडीशंस थी बहुत सेपरेट थी। तो विश्व युद्ध की बातचीत पे फिर आते हुए मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी तरीके से शुरू होगा, क्योंकि अगर इस तरीके एस्केलेशन बाय फोर्स, एस्केलेशन लीड्स टू एस्केलेशन, ये व्लादिमीर पुतिन जो है अपनी वॉर नीति ये वाली है उनकी, और इसे वो अपना रहे हैं। पर एस्केलेशन को डीएस्केलेट भी किया जा सकता है, जैसा भारत और चीन के संदर्भ में हुआ। हम लोगों ने तियानजिन में बातचीत भी की। तो मुझे लगता है कि जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े देशों के, वे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेंगे कि एस्टोनिया, पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन को लेकर वो एक महायुद्ध में कूदें और अपने अपने एलाइज, क्योंकि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने एलाइज को और अपने छुटभैया फ्रंटलाइन स्टेट्स को आगे कर रहे हैं। और इन छोटे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भी अकल होनी चाहिए कि इससे जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके और अमेरिका का तो कुछ ज्यादा सामरिक नुकसान होगा नहीं, पर जो छोटे ईस्टर्न यूरोपियन राष्ट्र हैं वो जरूर आक्रांता रशिया के आगे या तो घुटने टेक देंगे या किसी स्टैंड स्टिल वॉर की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच हुआ है। मैं ये कहना टीपी त्यागी सर, अब मेरे को अब आप भी एक इस बात पर जवाब दें सर कि जो सिनेरियो है वो तो दिख रही है, लेकिन हाँ सर अब देखिए पहले का जो प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उस वक्त सिचुएशन सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। अभी ऐसा लगता नहीं कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो समझनी होगी। हालांकि सर इस पूरे अगर टाइमलाइन को हम देखें तो जिस तरह का बिहेवियर रहा है रशिया का, यूक्रेन का, अमेरिका का, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बर्बाद हुई हैं। और क्या लगता है सर कि अभी ये कुछ और ज्यादा लंबा चलने वाला है? क्योंकि जब सर युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना लंबा सरवाइव कर पाएगी यूक्रेन। हालांकि नाटो का साथ मिला, अमेरिका का साथ मिला और ये युद्ध अब तक चल रहा है, लेकिन सर क्या लग रहा है कि ये अभी भी यूं ही चलता रहेगा या कुछ बड़ा धमाका होने वाला है? जी, क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है जी। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है उसका अंदाजा अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था उससे पहले जो स्थिति थी, आज की स्थिति उससे ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त करीब करीब हर कॉन्टिनेंट के ऊपर या तो युद्ध चल रहा है या युद्ध होने वाला है। आप इस स्थिति को रूस यूक्रेन के हिसाब से ही नहीं, ये देखिए कि इजराइल, यमन, लेबनान, सीरिया, गाजा, ईरान, ये सब युद्ध में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब युद्ध जैसी स्थिति में है। यानी कि इतनी वॉलेटाइल स्थिति है कि युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि इतने समझदार लोग हैं, नहीं होना चाहिए। इतने समझदार लोग इसी ग्लोब में, इसी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी थे। इतने ही समझदार लोग
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे, लेकिन वो समझदारी खत्म हो जाती है जब एक दफा कहीं से आग निकल आती है। और वो आग निकलने के आज जो पॉइंट हैं वो बने हुए हैं। एक जमाना था सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब केवल एक देश के पास न्यूक्लियर हथियार थे, अमेरिका, उसने इस्तेमाल किया उन्हें। और देखिए अमेरिका ने केवल पर्ल हार्बर के ऊपर जापान के अटैक के बाद उसने उसका इस्तेमाल किया। आज रशिया के अंदर लोग चिल्ला चिल्ला के ये पूछ रहे हैं, जब अमेरिका न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकता है, अगर स्टालिन रहे होते तो अब तक वो इस्तेमाल कर लेते। यहाँ तो पर्ल हार्बर से कहीं ज्यादा नुकसान। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं सर अब तो देखना होगा, जो बात आपने कही है कि जो अब तक हुआ है उसको देखते हुए आगे क्या होगा इसका आकलन किया जा सकता है, और वही हम कर रहे हैं। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया आपका भी और मनन सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जो कुछ भी हो रहा है उस पर देखना बेहद अहम है कि आने वाले समय में क्या कुछ जो रुख है वो रहता है ट्रंप का, रशिया का और यूक्रेन का। लगातार रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। स्वावलंबी